अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू दी शो। आज 8 फरवरी इंतखाबात को जो 2024 में हुए थे 1 साल हो चुका है। अवामी मैंडेट वाले इंतखाबात की आज बरसी, मैं कहूँगा कि आज एक पहली बरसी है उसकी। अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर जो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड लॉ लगाने थे, पब्लिश करने थे, वो अब तक नहीं हो सके। जो ट्रिब्यूनल्स बनना थे वो 3-4 महीने, पता नहीं कितने टाइम में बनने होते हैं, वो भी अभी तक मामला नहीं हो सका। अदालतों में ये मामला फंसे हुए हैं और तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर सड़कों पर आने की कोशिश में ज़रूर है। इजाज़त अब भी उन्हें नहीं मिलती किसी भी पंजाब में ख़ास तौर पे कहीं पे भी ये कह कर के जी दोबारा आप 9 मई ना कर दें। छोटी मोटी रैली निकालने की भी इजाज़त नहीं है। बार कैफ उसके बावजूद हल्की फुल्की आज नज़र आया पंजाब में, और केपी में आज पीटीआई का जलसा भी है। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार साहब। थैंक यू वेरी मच हबीब साहब आपके कीमती वक्त का। ये अगर इतनी तरक्की हो गई है, और जो एहसन इकबाल साहब भी आज कह रहे थे कि पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, ये बताएं कि बताना किसको चाह रहे हैं? इतनी तरक्की हो गई तो आवाम को वैसे ही पता चल जाना चाहिए कि यार इतनी खुशहाली दूध शहद की नहरें बह गई हैं। हबीब साहब, जब भी नीचे वोट की ताकत ना हो बल्कि किसी और ताकत की बुनियाद पर वो वजूद में लाई गई हो, वो इसी तरह का तासुर क्रिएट करती हैं कि जब से वो आए हैं दरअसल रोशनी का सफ़र उसी वक्त से शुरू हुआ है। और उन्होंने अपने अपने मुल्क को, पूरी दुनिया की तारीख ये बताती है कि अपने अपने रिस्पेक्टिव मुल्क को उन्होंने जुल्मत के अंधेरे से जुल्मत से निकाल कर रोशनी की तरफ रोशनी के सफ़र पर डाला है। तो ये कोई हमारी हुकूमत भी चूँकि अपने बेस में वोट तलाश नहीं कर पाती। और तीसरी बात यह है कि जो इलेक्शन में धांधली है या इलेक्शन के ऊपर जो एतराज़ात और अश्कालात हैं वो पत्तन की रिपोर्ट में वाज़े होकर सामने आ चुके हैं। और खुद अगर इलेक्शन कमीशन के प्रोवाइडेड डेटा का एनालिसिस किया जाए तो वही बेशुमार डिस्क्रिपेंसीज सामने आ जाती हैं। तो इस वजह से इलेक्शन भी ऐसा है कि जिसको ना पाकिस्तान के अंदर माना जा रहा है दुरुस्त था, ना दुनिया में कोई मुल्क उसको दुरुस्त तस्लीम करने के लिए तैयार है। और इसके हवाले से कई इंटरनेशनल बॉडीज भी हमें बता चुकी हैं कि हमारे इलेक्शन की कैफियत क्या है। तो जो ज़मीनी हक़ाइक़ को अखबारात के इश्तहार के ज़रिए और ये के बाद दीगरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए अगर बदलने की कोशिश से कुछ हो सकता तो माजी में बहुत कुछ हो जाता। चीज़ें इस तरह नहीं चलती जिस तरह हमारी हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है। काबिल एहतराम हबीब अकरम साहब, आज इलेक्शन 2024 को 1 साल मुकम्मल हो चुका, तो साल बार हमने देखा कि फॉर्म 45 और 47 की बहस ही चलती रही। हुकूमत से मुज़ाकरात में पीटीआई की तरफ से सिर्फ मैंने जो महसूस किया है बानी व कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया। किबला, पूछना ये चाहता हूँ आपसे, पीटीआई धांधली और फॉर्म 47 के मौक़िफ़ से कुछ पीछे हट गई है? क्या देख रहे हैं किबला? शहजाद साहब, अगर आप रीसेंट डेवलपमेंट देखें तो हाल ही में उन्होंने एक अपना मुतालबा मौलाना फजल रहमान के साथ मिल के तहरीरी तौर पर और मीडिया के सामने पेश किया है, वो है नए इलेक्शन का। और नए इलेक्शन का मुतालबा इसलिए किया गया है कि उन्हें साबका इलेक्शन कबूल नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख है कि इसमें ऐसा ही होता है कि पार्टियां जो इलेक्शन हो उसको कबूल ना भी करें या कबूल कर लें तो अंडर प्रोटेस्ट भी वो कभी असम्बली में बैठी होती हैं, लेकिन उसके साथ ही नई असम्बली की या नए इलेक्शन की जद्दोजहद शुरू कर देती हैं। इसकी मिसाल हमें तारीख में कई दफ़ा मिलती है। 1977 को छोड़ दें तो 1953 में भी ऐसा ही हुआ था, उसके बाद 1988 के इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था, और हत्ता कि 1997 के इलेक्शन को 1996 और 97 का जो कंक्लूड हो रहा था इलेक्शन, उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि हम अंडर प्रोटेस्ट असम्बली में बैठते हैं और इस असम्बली से नए इलेक्शन की कोशिश करते रहेंगे। इसी तरह मौलाना फजल रहमान और मोहतरम नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब 2018 में असम्बली में बैठे और मौलाना फजल रहमान अलल एलान ये तकाजा करते रहे कि इलेक्शन नया हो और मुझे इस असम्बली पे भरोसा नहीं है। और इसी तरह अब फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के रिवायत के ऐन मुताबिक पीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनके साथ महमूद खान अचकज़ई ने और मौलाना फजल रहमान ने मिलकर ये मुतालबा किया है कि नया इलेक्शन होना चाहिए, और उसको खुल के कहा है कि ये धांधली पर मबनी। हबीब भाई, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, नए इलेक्शन की बात जो है वो होनी चाहिए, जो जैसे कि आप फरमा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ 37 धांधली की दरख्वास्तें पंजाब में तो जमा हुई हैं। अगर ये अफसाना नहीं, ये फॉर्म 47 की इशू में कोई हकीकत है, तो ये सिर्फ 37 और 37 सीटें अगर मिल भी जाएं तो पंजाब में हुकूमत तो फिर भी डिसॉल्व नहीं होती।
तो ये असल कहानी हमें जरा आसान जबान में समझाए, है क्या? मैं तो उन लोगों की हिम्मत की दाद देता हूं जिन्होंने बावजूद इसके कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का कानून बदला गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जिन्हें बाकायदा हाई कोर्ट के जजेस के तहत होना था, उस कानून को बदल के रिटायर्ड और अपनी मर्जी के जजेस से कोर्ट पैकिंग की गई। और ऐसी पैक्ड कोर्ट में अगर कोई आ रहा है इस उम्मीद में कि जनाब मुझे यहाँ से इंसाफ मिल जाएगा इस ट्रिब्यूनल से, या इस ट्रिब्यूनल में मेरी जो इलेक्शन की अर्जी है वो सुनी जाएगी और उस पर अदलो कानून के सारे तकाजे पूरे किए जाएंगे, तो मैं ऐसे शख्स की उम्मीद की दाद देने पर मजबूर हूँ। मैं तो उन 35 पे हैरान हूँ कि उन्होंने आखिर क्यों जमा कराए। टोटल तो वैसे 377 इंतखाबी उज़रदारियां शामिल हुई हैं पाकिस्तान में। इन 377 में मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून सभी फाल किए हैं। नून की कोई नहीं है भट्ट साहब जी, इसमें ये मेरे पास ये फिगर साफ लिखा हुआ है, नून जिसमें 377 की आई है। पीएमएलएन का कोई बंदा जी हाँ, उन्होंने भी जाहिर किया है। मैं आपको हल्के भी पढ़ के दे देता हूं, लेकिन मैं उस डेप्थ में जाने की बजाय जो भाई हबीब अकरम से पूछना चाहता हूं वो सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूं कि आपके ख्याल के मुताबिक ये काफी मुश्किल है, और वाकई मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूं कि सख्ती का माहौल इस वक्त पाकिस्तान में ये ज्यादा है, लेकिन इसका हल क्या है? अभी भाई आपकी गहरी नजर है कि अगर इंतखाबी उज़रदारियां ना हो तो फिर सिर्फ ये कहते रहे कि जनाब ये हो जाए, क्या इस तरह मुमकिन है? ये जानना चाहता हूं आपसे। जी, इस तरह मुमकिन हो जाता है। पाकिस्तान की तारीख ही हमें बताती है कि इस तरह मुमकिन हो जाता है, और दुनिया के कई मुल्कों की तारीख बताती है कि इस तरह भी हो जाता है, और उसका अंदाज कोई और होता है। पाकिस्तान की तारीख में बदलते हुए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता, और हम माजी में भी देख चुके हैं, और हमारे मुस्तकबिल के बारे में भी यही उम्मीद है, और हाल भी कुछ इसी तरह की तरफ इशारे कर रहा है। लेकिन जहाँ तक आप इंतखाबी उज़रदारियों का सवाल उठा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 2017 के जो कानून में जब तब्दीली की गई 2024 के इलेक्शन के बाद, तो उसके बाद ये कानून बेमानी हो चुका है, और अब इंतखाबी उज़रदारियाँ हों इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हो इनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काबिल एहतराम हबीब अकरम भाई, अभी अकबर बाजवा साहब ने पतन की रिपोर्ट की, ये मेरे पास फाफन की रिपोर्ट है। ये रिपोर्टों में साल के बाद रिपोर्टें तो आती रहती है और आनियाँ जानियाँ लगी रहती है। मैं इन रिपोर्टों से हटकर आपसे सीधा ये पूछना चाहता हूँ, हजूर आप मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो इत्तेहाद की अभी आप ही ने गुफ्तगू का आगाज़ किया है, मौलाना फजलुर रहमान ने कितनी दफ़ा PTI के साथ मोहब्बतों की पींगे जो बढ़ाई और फिर वो पींगे गिर पड़ी। इस दफ़ा जो इत्तेहाद आ रहा है, आप समझते हैं PTI मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर इत्तेहाद बनाएगी और उसी तरह ट्रस्ट 100% होगा? क्या समझते हैं आप? एक तो यह है कि मौलाना के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मोहब्बत की पींगे कोई नहीं बड़ी जिनके गिरने का जिक्र आपने किया है। 26वीं तरमीम का एक मामला था जिसके ऊपर एक ट्रांजैक्शनल किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी, और वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद थी कि 26वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पर मौलाना रोक सकते हैं, और मौलाना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बता दिया था कि न सिर्फ जिन्होंने तरमीम करवानी है उन्होंने न सिर्फ आपके आदमी तोड़ रखे हैं बल्कि मेरे आदमियों पर भी दबाव है, तो मुझे अपनी पार्टी भी बचानी है, और इस वजह से मैं तरमीम में किसी न किसी दर्जे में साथ हूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके अंदर कोई इनपुट दें तो मैं आपके इनपुट अपने नाम से पेश करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आप हमारे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया और इस मौक़िफ़ को नहीं माना मौलाना के, और उन्होंने वोट ना देने, उन्होंने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया 26वीं आईनी तरमीम को। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला था और वो मौलाना फजलुर रहमान का फैसला था। असल मसला ये है कि जब भी इत्तेहाद या किसी मुश्तरका लाए अमल की बात होती है तो हम ये समझने लगते हैं कि अब ये दोनों जमातें एक हो गई हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान अगर किसी एक नुक्ते पर आ गए हैं तो अब इन दोनों के दरमियान सारा फर्क और तफरीक, सारा फर्क खत्म हो चुका है। अब ये दरअसल एक ही सिक्के के दो रुख है, ऐसा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी कई इत्तेहादों में और कई किस्म की अरेंजमेंट में शामिल होने के बावजूद भी अपना तशख्खुस बरकरार रखे हुए है। अभी भाई मेरा आपसे, अकबर बाजवा साहब वक्त का तकाजा कर रहे हैं, मेरा आपसे आखिरी सवाल है हजूर, ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आज 1 साल मुकम्मल हो गया, क्या 1 साल बाद हम फिर अपने बड़े भाई हबीब अकरम से इसी तरह सवाल कर रहे होंगे और यही हुकूमत होगी, या अगले साल हुकूमत की तब्दीली आपको कभी इम्कान है?
अगर ये हुकूमत अवाम के वोटों पर खड़ी होती तो मैं यकीन से कह सकता था कि ये हुकूमत अगले साल भी होगी, लेकिन जिस अंदाज से ये हुकूमत बनाई गई है, जिस ईंट गारे से इसकी इमारत खड़ी की गई है, इसमें पानी की हल्की सी फुहार भी पड़ी, बारिश थोड़ी सी भी हुई तो इस हुकूमत का सारा मकान ढह जाएगा। इसलिए यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये हुकूमत अगले 1 साल भी कायम रहेगी। सर फुहार तो पड़ी और वो हो जाए, गारा शारा निकल जाए वहाँ से, लेकिन साथ जो दूसरी तरफ से खान साहब आज दूसरा खत आ गया उनका, कुछ निकात उसमें मिसिंग थे और ये ज़्यादा स्ट्रांगली वर्डेड है। ये जो अब वाला खत आया है वो कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ के बता भी नहीं सकता। इस चीज़ के साथ इस तरह की वही अगेन जो मैं आप कह रहा हूँ, जो इसको मज़ीद पुख्ता कर रहे हैं उस इत्तेहाद को जो अपोजिशन और हुकूमत का आपस में बना हुआ है, ये बात करके, तो इसकी आगे रेप्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं हबीब साहब? जो जुबान बहुत दुरुस्ती है जिसमें इमरान खान साहब। देखिए, अगर इमरान खान साहब ने उसी डगर पे अपनी सियासत को चलाना हो जिस डगर पे शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं, तो जेल का दरवाजा उनके इशारा अबरू का मोहताज होगा और एकदम खुल भी जाएगा। और ये सारा सिस्टम जो आपको नजर आ रहा है, ये जो सारे इश्तहार आपको नजर आ रहे हैं, ये सब के सब बेमानी हो जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है, इमरान खान साहब का उन्होंने एक लंबा और मुश्किल रास्ता चुना है। वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाना ज़रूरी है, पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर को एक दफ़ा रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है और इसमें नया जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको तलाश करने की ज़रूरत है। तो ऐसी सूरत में जब कोई भी शख्स इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार कर लेता है तो फिर उसको अपने मौक़िफ़ से हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरा इसको यूँ समझिए अकबर बाजवा साहब के सियासतदान के सामने लोगों को कायल करना, यानी अवाम को अपने मौक़िफ़ पर कायल करना, और दूसरा ये है कि अपने मुखालिफिन को एक्सपोज करना। इन दो के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं होता। तो लिहाजा इमरान खान इसी रास्ते पर चल रहे हैं। वो आम लोगों को अपने मौक़िफ़ पे कायल करते चले जा रहे हैं और इस हुकूमत की हैयत को एक्सपोज करते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, और जाहिर है इसके असरात पाकिस्तान के बाहर भी पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब तज्जिया दे रहे थे जो सूरत हाल अभी इस वक्त डेवलप्ड है और आगे क्या डेवलप हो सकती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। इमरान खान साहब ने एक ख़त लिखा था आर्मी चीफ के नाम, और आर्मी चीफ साहब को मुखातिब करके उन्होंने कहा था कि बेहतरी के लिए मतलब रिकन्सिडर करें अपनी पॉलिसी को। उसमें 6 निकात थे। ये एक दोबारा ख़त आ गया। हमने भी जिक्र भी किया था कि अभी कुछ निकात रहते हैं और वो उसकी एक वजह बट साहब ये भी हो सकती है कि अंदर पेन पेपर तो ले जाने नहीं देते, या मैक्सिमम चलो पेन जाता होगा, वो कोई हाथ पे लिख लेता होगा, कई दफ़ा पेन भी नहीं जाता तो उसकी वजह से शायद दिमाग में ना रहा हो किसी के, मेंटल नोट्स ले लिए हो, तो वो फिर उसके बाद अब जो आया है वो मुकम्मल आया है और फिर अगेन उसमें रिपीट की गई हैं काफ़ी सारी बातें। लेकिन वो मैं लास्ट टाइम भी यही बात हो रही थी कि 26 नवंबर और 9 मई का जिक्र उसमें इमरान खान साहब ने नहीं किया था वहाँ पे, इसमें है, और ये हो नहीं सकता था कि वो भूल जाएं। तो यहाँ पे वो कुछ नकात मजीद सामने आए। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़्यादती वाली बात है भाई साहब, और वो ये है कि जब नवाज शरीफ साहब के बारे एक उस वक़्त जज्बात में खान साहब ने भी स्टेटमेंट दी कि मैं AC उतरवा लूँगा या जो भी है, उनको इतनी हार्श कंडीशंस में नवाज शरीफ साहब को, वो तो वैसे ही चले एक स्टेटमेंट थी ना, AC उतरे तो कोई नहीं, रखा गया था। या जरदारी साहब को, ये इधर पीछे हमारे जेल है, यहीं पे थे ना जरदारी साहब भी। जी हाँ, जी हाँ, कोटलखपत जेल लाहौर में बाज़ाब्ता 5 मरले का एक घर बनवा के दिया था आसिफ जरदारी साहब को, और वो घर मैंने देखा है। और उस घर के अंदर जो वॉशरूम अटैच है उसमें जो टाइल फ्रांस से मंगवा के लगाई गई थी, मैंने वो भी देखी है। और आज भी वो घर किसी ने देखना है तो मैं चल के दिखा देता हूँ, कोटलखपत जेल में मौजूद है। लग्जरी घर आज भी मौजूद है, टाइलें लगी हुई उसमें फ्रांस से टाइलें आई हैं, और तब आई थी, तब लगी थी। ये 5 मरले का एक छोटा सा प्लॉट था, उस 5 मरले में कंस्ट्रक्शन हुई। आसिफ जरदारी की जान को खतरा था, वो गाड़ी सीधा उनके कोटलखपत जेल के डोर से अंदर जाती थी और वहां 5 मरले का जो घर बना, ये घर का दरवाजा खुला, पहले बेडरूम, साथ किचन और उसके आगे वॉशरूम। ये इन गुनाहगार आंखों ने देखा है बाजवा साहब। और उस वक्त वो कोई साबिक ओहदेदार भी नहीं थे, सदर तो वो बने नहीं थे ना, उस वक्त सिर्फ मिनिस्टर रह चुके थे आसिफ अली जरदारी साहब, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, चौधरी थे है ना, ये तो मन्नो ना, चौधरी की बात उसमें क्या होती है। मरियम नवाज साहब जेल में रही, अच्छा खत की बात फरमा रहे थे आप, यहाँ पे मैं आपको कह रहा था कि ये भी पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की बात हो रही है, जिनको पाकिस्तान की मेजोरिटी ने वोट किया है, अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है 2024 के इलेक्शंस के मुताबिक भी। अच्छा 20 दिन तक मुकम्मल एक ऐसे लॉकअप में रखा जाए, मुकम्मल अंधेरा, और
और सूरज की रोशनी वहां तक नहीं थी पहुंचती, बिजली बंद कर दी गई वहां पे। यानी एक साबिक वजीर आजम के साथ, एक कौमी हीरो के साथ ये सलूक, बट साहब अफसोस होता है। अच्छा, पार्टी वालों का जब मैं सुनता हूं ना कि वो बड़े मजबूत हैं, वो गर्मियों में भी उनको गर्मी नहीं लगती, सर्दी में, ये बात ठीक है, बहुत मजबूत आसाब क्या है, हामिल होंगे, मालिक होंगे इमरान खान साहब, लेकिन बड़ा जुल्म है जी, बड़ा जुल्म है। वो जुल्म भी याद कर लें जब अटक जेल में 12 अक्टूबर 1999 को हुकूमत टॉपल हुई, नवाज शरीफ को अटक किले में कैद किया गया, और वो तस्वीरें जो अखबारात में छपी थी, शहबाज शरीफ ने अपनी जैकेट उतार कर नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज को दी थी कि सर्दी बड़ी है। कोई जमहूरी हुकूमत थी उस वक्त? नंबर 2, जो इमरान खान ने आर्मी चीफ को दूसरा खत लिखा है बाजवा साहब, आप उसमें जरा जो बात कर रहे हैं उसमें ये भी गौर करें। अवाम फौज के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलीज को कम किया जा सके, इसलिए मैंने खत लिखा है। बिल्कुल करना चाहिए, यही कहा है ना उन्होंने, बिल्कुल मुल्क के मफाद में, और कम करना चाहिए। नाल किन्ने किया? अवाम ते फौज के दरमियान खलीज है, केड़ी खलीज है? और दिन ब दिन मुल्क तरक्की कर रहे हैं, फौज ते एक प्लेटफॉर्म ते ने शहबाज शरीफ की हुकूमत 100% सपोर्ट की जा रही है, इमरान खान खत लिखी जा रहा है। चाइना से स्टेटमेंट आ गई बाकायदा उनके एम्बेसडर की तरफ से भी, जो इसहाक डार साहब ने फरमाया था कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और यहाँ तक कि अब उनकी जानें भी कुर्बान हो जाती हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा नहीं, इतनी अर्जा नहीं है हमारी जानें, और आप ये बड़ी एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट उनकी तरफ से। ये मैं सिर्फ एक सफारती माज की बात कर रहा हूँ, एक सफारती माज कहीं अमेरिका से खुला हुआ है, उधर कामयाबी पता नहीं क्यों नहीं मिल रही। प्रोटोकॉल देखिया सी आसिफ ज़रदारी दा, वो चाइना दा सदर नहीं सी, वो को जेली सदर नहीं सी, वो जेनुइन सदर सी। बट साहब सुपर पावर जो है ना वो अमेरिका है, आपका ज्यादा इन्हसार अमेरिका पे है, हम बहुत फायदा उठा सकते हैं जो टैरिफ लगाया अमेरिका ने चाइना पे। और हमारे लोन जो है, हमारे जो कर्जे हैं, हमने चाइना को ज्यादा देने हैं कि अमेरिका को? नहीं सर, आईएमएफ अगर आपको कर्जा अप्रूव नहीं ना करता तो आपको सऊदीया भी पैसे नहीं देता, आपको यूएई भी पैसे नहीं देता, आपको चीन भी नहीं देता। वो कहते हैं कि पहले आप अपना जरा यहां से रोल ओवर लेना, और रोल ओवर कह रहा हूं बाजवा साहब, वक्त यूं तब्दील हो रहा है, वक्त तब्दील हो रहा है, अब काम इधर जा रहे हैं, नोट करें, महसूस करें, चाइना की तरफ बढ़ रहा है। यार मुझे तो ये नहीं समझ आती। देखें अब ये भी इसमें लिखा हुआ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का मौजूदा हुकूमत पर एतमाद, तरसीलात ज़र में इजाफा। एक दिन शहबाज शरीफ साहब तकरीर फरमा रहे थे और ये कह रहे थे कि पता नहीं 30 अरब पे चला गया है जो तरसीलात ज़र, रेमिटेंसेस जो आ रही हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है, ये कहता है इजाफा हुआ है, ये झूठ है, यहाँ तो ये झूठ है, ठीक है। किसी को ये एहसास नहीं है कि यहाँ से लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। सिर्फ यहाँ से लेबर क्लास नहीं जा रही भट्ट साहब, पढ़े लिखे लोग ऐसे जो यहाँ पे जो पाकिस्तान के लिए माफ कीजिएगा, जो पाकिस्तान का मामला यहाँ पर रहते हुए अगर वो यहाँ पर मेहनत करते पाकिस्तान के अंदर और वो उससे पाकिस्तान भी ऊपर जाता, वो आखिरी लाइन वो यहाँ से चलेगा। मेरी आखिरी लाइन आज की सिर्फ एक है जो इसी अखबार के ऊपर लिखा हुआ है ना, सुपर लीड पे, मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है, आर्मी चीफ का बयान लगा हुआ है। मैं अपनी ईमानदारी से और 24 साल के जर्नलिज्म से कह रहा हूं कि मुझे भी यकीन है कि रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल अगले साल इससे ज्यादा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको यकीन दे, हम यही प्रोग्राम करेंगे, यही हुकूमत होगी, पाकिस्तान इससे बेहतर होगा। के रोशन मुस्तकबिल का यकीन मुझे भी है, सिर्फ तरीकाकार पर थोड़ा सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसल चौधरी साहब इमरान खान साहब के अटर्नी भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस में उनको रिप्रेजेंट करते रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो साहब आज एक दूसरा खत आया इमरान खान साहब का बनाम जनाब आर्मी चीफ, और मैं दूसरा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मुकम्मल खत आया है, कुछ चीज़ें शायद पिछले में रह गई थी। ये बताएं सबसे पहले, ये दो अलग अलग इनके जवाब दे दें। एक तो ये कि ये दूसरी दफ़ा खत लिख के अचीव, या पहली दफ़ा भी था तो अचीव उसमें से क्या करना चाहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तो ये सवाल हो गया। और दूसरा साथ ऐड कर लें, ये वाला जो है ये जरा ज्यादा इसमें दुरुस्ती है लहजे में, इमरान खान साहब के तर्ज तकल्लुम जो है वो सख्त तर है, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट से आइंदा बातचीत की तवक्को नहीं है आपको? दो सवाल है सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये खत जो है ये तो उन हक़ाइक़ की तरफ इशारा है। वो इमरान खान साहब ने जो पहला खत था उसमें जो 6 नुकात दिए थे, उसमें जो है जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस है उनका उन्होंने आदर किया कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करें, आप पॉलिसीज चेंज करेंगे तो
आगे बढ़ सकेगा। लेकिन उसको मेरे ख्याल में लोग समझ नहीं पाए और अभी अपनी अना में ही अपनी जैसे आप कह सके अपने रात समझ जाएंगे के देख नहीं सके। तो दूसरा खत जो है ज़ाहिर है वो तो उन्होंने उसकी ये जो आप बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात है या नहीं है, देखिए बातचीत तो होती रहती है, बातचीत तो कभी भी जो है वो रुकती नहीं है, बैक डोर चैनल जो है वो चलते रहते हैं। लेकिन ये है कि अब एक तरफ से तो ताली तो दोनों हाथों से बजेगी। अगर आप ये कहें कि जी आप तो सब इस सख्ती के साथ कैसे चलते रहते हैं, मैं इस वजह से पूछना चाह रहा हूँ कि ये पहले गिले शिकवे शिकायत कह लें वो आई कि यार मतलब बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल होती है, खान साहब उस पर जरा कंट्रोल करें। मिसट्रस्ट है ना सब दोनों तरफ से। सही देखिए मिसट्रस्ट है जिसके लिए सीबीएम हुकूमत नहीं कर पा रही है। हुकूमत जो फेल हो रही है बार बार वो एक सीबीएम करने की जो जरूरत है उसमें जो एस्टैब्लिशमेंट है हुकूमत की तो पल्ले कख नहीं है, वो तो बेचारे जो है वो तो हमेशा ऐसी कोशिश में रहते हैं कि ये तरक्की बरकरार रहे और क्योंकि इसके बेनिफिशरी हैं। तो बुनियादी तौर पे जो है ये इमरान खान साहब ने लेटर लिखे तो उन्होंने गुजारा है वो हालात की तरफ से जो दिलाई है ये तो मुल्क फेस कर रहा है। अगर उसको नहीं एड्रेस करेंगे तो आगे 2.5 साल जो पॉलिसीज रखी है उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ, मुल्क को नुकसान ही हुआ है और शदीद नुकसान हुआ है माशी तौर पे। सब सीबीएम ताली तो दोनों साइड से बजनी है ना, सीबीएम कुछ आपने भी तो करने हैं ना। नहीं हम क्या करें, जेल में आपने रखा हुआ है, झूठे मुकदमे आप रोज बनाते हैं। ये कहते हैं कि आपकी तरफ सीबीएम ये है कि आप जरा वो छीन लिया है, आपने इलेक्शन फ्रॉड करके फॉर्म 47 की हुकूमत आपने जो हमारे मैंडेट को कौम के मैंडेट को छोड़ा जिसको आपने, तो हम सीबीएम क्या करें जी। दुरुस्त बात है, आपसे इत्तेफाक है, आपसे इत्तेफाक है इस बात पे। और आज तो वैसे भी बरसी है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस की, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर बातचीत आगे बढ़नी है तो जो दूसरी तरफ से मुतालबा कि यार खामोशी, माजी में हुआ भी यही है ना, खामोश हो जाते हैं, रेप्रोचमा होने लगता है, तो एक सीबीएम के तौर पे थोड़ा सा टोन डाउन किया जाता है उसको, तो बॉयल अप हो गया बल्कि। और इस वक्त जो है रियासत में उसके ऊपर रहने हैं। पहले जो अप्रोचमा जो हुआ है जिसकी डील की तरफ आप इशारा करें, बाजवा नवाज शरीफ की जो डील थी जी, उसमें नवाज शरीफ के या उसकी पार्टी के साथ ये नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ है और अभी भी हो रहा है, वो हमें अनलीश की गई हमारे ऊपर और अभी भी की जा रही है। तो ये इस तरह से तो नहीं हो सकता ना कि आप हम पे हर जुल्म भी रखें और उसके बाद आप तोक़ा करें कि हमारी जुबान भी नरम हो। इंतहाई काबिल एहतराम फैसल चौधरी भाई, आप जिस खत की बात कर रहे हैं, आप पहले खत में तो आपने खुद भी फरमाया कि 6 निकात और अब जो खत है वो मुकम्मल एक खत है। पूछना हुजूर आपसे ये चाहता हूँ कि पहले खत में जो निकात थे उसमें से कुछ चीज़ें जो बाहर आकर जिन अफराद ने ये खत जारी किया उन्होंने जानबूझकर रोक ली थी, इस वजह से दूसरा खत लिखना पड़ा है। देखिए ये एक तजिया जो है ना, ये फैक्ट मतलब सॉरी ये नहीं है बुनियाद उसकी इस वजह से नहीं है कि जो खत हैं वो अब वैसे नहीं दे जाते जैसे कबूतर जाते थे और खत दे के आते थे। अब डिजिटल मामलात हैं, जो ट्वीट पे आता है वही खत है, खुला खत है और ये खत इसके एड्रेस जरूर आर्मी चीफ है लेकिन ये तो पब्लिक के लिए है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। इमरान खान ने जो है पूरी पाकिस्तान को एड्रेस किया है। इमरान खान जो खत है वो तो ओपन लेटर है, दूसरा लेटर भी ओपन लेटर है। ठीक फरमा रहे हैं आप, हम एग्री हैं इस बात से आपकी, लेकिन पूछना अगला सवाल ये चाहता हूं कि अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने नए इंतखाबात को वक्त की जरूरत करार दिया। क्या पीटीआई भी इस मुतालबे को की तायद करती है? अगर तायद करती है तो फैसल भाई वही इस्टेब्लिशमेंट, वही हुकूमत, इलेक्शन कमीशन भी वही, 2024 वाला सेटअप यानी सारा वहीं का वही है। तो इस सेटअप की मौजूदगी में पीटीआई जो है वो इंतखाबात में जाती है। मौलाना साहब कौन सी चाल चल रही है और पीटीआई को क्यों पीछे लगाकर ये कहां लेकर जाना चाह रहे हैं? नहीं, जब ये आप ये जो अलामिया है इसमें पीटीआई की तायद शामिल है और इमरान खान साहब की बिल्कुल अप्रूवल के साथ ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी हमारे एक इजलास हुआ है उसमें एक ही मीटिंग हुई और वज़ीर आज़म जो है वो मौलाना साहब के दर पे पहुंच गए, लेकिन मौलाना साहब ने इस मीटिंग से पहले हमें एतमाद में लिया, हमारी लीडरशिप को उन्होंने बताया और मुलाकात के बाद भी उनका मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है।
अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात साहब फिर इस इलेक्शन कमीशन के या सेटअप के तहत तो नहीं होंगे। इलेक्शन सिर्फ तो नहीं चाहिए, इलेक्शन वो इलामिया में गैर जानबदाराना गैर शफाफ जो इलेक्शन कमीशन है इसकी अदम मौजूदगी में एक गैर जानबदाराना इलेक्शन कमीशन के तहत जो है वो इंतखाब कराने का मुतालबा किया गया। तो ये जो इंतखाबात अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे तो फिर तो फायदा कोई नहीं है ना, फिर तो ये टर्मोइल ऐसे ही चलता रहेगा। सही चल सब अच्छा। वैसे जो एक साल पहले जो इंतखाबात हुए उसमें अभी भी तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे ज्यादा वोट आपकी जमात को मिले और आपकी जमात को नहीं, वो इमरान खान साहब को वोट मिले और इस वजह से मिले वोट जो लोग पार्लियामेंट में है, प्रोविंशियल असेंबलीज में है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करेंगे। और आज ये जो खत नया इमरान खान साहब का आया वो कहते हैं उनको डेथ सेल में रखा गया, 20 दिन तक एक ऐसी जगह पर रखा गया जहां सूरज की रोशनी भी नहीं थी आती, बत्ती बंद कर दी गई, फुल अंधेरे में रखा गया, खाना ठीक नहीं दिया गया, वर्जिश की मशीन ले ली, किताबें पढ़ने को नहीं दी। ये हालात हैं, ये अफसोस की बात है, ये किसी पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम के साथ नहीं होना चाहिए और कौमी हीरो के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपसे मेरा सवाल यह है कि वोट जो मिला था खान साहब को रिहा करवाने के लिए, कहीं ना कहीं आप समझते हैं आपकी जमात से कहीं कोई मिस्टेक हुई हो या फिर उतनी इफेक्टिव पॉलिसी ना बना सके हो आप लोग रिहाई के लिए? सबका ये जो ट्रीटमेंट है, जो इशारा उन्होंने किया, ये अक्टूबर में अगर आपको याद हो, ये 3 अक्टूबर के बाद रखा था। इसके बाद मैंने पिटीशन की थी जिसके बाद मुलाकात हो सकी और जिसमें मेरी काफी नाराजगी भी लीडरशिप के साथ बन गई कि आप कैसे आपने इमरान खान साहब को इन हालात में छोड़ के कैसे आप ये कर सकते हैं। देखिए लीडरशिप की कोताही या बुज़दिली तो है, इसीलिए आपने देखा कि जो है नए चेहरे पंजाब में भी लाए गए हैं और वहाँ पे केपी में भी जुनैद अख्तर खान ने आज बहुत बड़ा जलसा किया और अली मीन साहब बिल्कुल उसमें बनफ नफीस शामिल भी थे और वो साथ थे। तो ये बात तो कहने की उसमें कोई दूसरी मुझे तो कोई। चले, थैंक यू। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम आपने देखा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।